आज हम इस वीडियो में बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ साथ कमेंट करना और चेक करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ का यूज किस चीज़ को मेजरमेंट के लिए, किस चीज़ का मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी किस चीज़ को मापने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है सी वेव्स, दूसरा टाइडल वेव्स, तीसरा साइक्लोनिक वेव्स और चौथा है अर्थक्वेक वेव्स। समुद्री तरंगे, टाइडल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा सहित तरंगे, और साइक्लोनिक यानी चक्रवाती तरंगे, और अर्थक्वेक्स यानी भूकंपीय तरंगे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। हाँ, ये बहुत ही आसान है। सिस्मोग्राफ, सिस्मो वर्ड जो आ गया वो अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अर्थक्वेक वेव्स। क्लियर है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक अगर पूछा जाए ना, स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में, तो धरती से रिलेटेड जो भी अगर पूछा जाएगा तो स्टडी ऑफ अर्थ, तो उस केस में आप क्या बताओगे, सिस्मोलॉजी। ओके। और लेकिन अगर यहाँ पे मेजरमेंट के लिए डिवाइस पूछ रहे हैं, कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है, भूकंप की तरंगें जो मापी जाती है, कि बताया जाता है ना कितने रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया, वो सिस्मोग्राफ से होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी या पर्वतीय चोटी जो है वो कौन सी है, K2 या माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी या फिर धौलागिरी। चार ऑप्शन जल्दी से बताओ कमेंट करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल कई लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। याद रखोगे 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर। ओके। K2 जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। चलिए, और कंचनजंगा जो है वो थर्ड पे है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ रहा है, पंजाब। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 यानी 5 यानी पंजाब। पंजाब इसी वर्ड से, पंजाब जो नाम है उसको अगर आप उसका मीनिंग समझोगे तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स ही कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज। एटमोसफेयर यानी वातावरण का सबसे निचली जो सतह है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या मिजोस्फेयर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फोर्थ का कौन सा आंसर सही होगा। यस, फोर्थ का ऑप्शन ए, यानी लोएस्ट लेयर पूछा जाए तो ट्रोपोस्फेयर, और अपर सबसे ऊपर वाला पूछा जाए तो उस केस में आंसर क्या बताओगे, एक्सोस्फेयर। ओके। और इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे नीचे होता है। उसके ऊपर फिर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्ड पे होता है मेजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। अच्छा, मेजोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बीच में थर्मोस्फेयर भी होता है, उधर ही ओजोन लेयर भी आता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। कौन से बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ये कौन सा होगा। यस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके। आरबीआई, ये पता है ना, आरबीआई, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2020-21। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2020-2021 का यूनियन बजट का थीम क्या था। तो पहला ऑप्शन है हर नागरिक जीतेगा, दूसरा ऑप्शन है ईज ऑफ लिविंग, तीसरा ऑप्शन है उड़े देश का आम नागरिक, और चौथा ऑप्शन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कौन सा होगा। यस, सिक्स्थ का, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ईज ऑफ लिविंग। ओके। बाकी जो ये स्लोगन्स है, बाकी जो थीम है, ये अलग अलग और स्कीम्स या अलग अलग, और जैसा भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बीजेपी का 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसका ये नारा था, उसका स्लोगन था ये। ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ सिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी। जो अधिकतम गैप होना चाहिए, अधिकतम गैप हो सकता है 2 सेशंस में, 2 संसद के 2 अधिवेशन में। ओके। वो कितना हो सकता है, 1 ईयर का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 1 मंथ्स का। जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का ये।
7th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 मंथ्स। बिल्कुल देखो क्या है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो पार्लियामेंट्स का 3 बार सेशन होता है साल में। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है बजट सेशन, फिर होता है मानसून सेशन और फिर होता है विंटर सेशन। सबसे पहले बजट, फिर मानसून और फिर विंटर सेशन, 3 सेशन। लेकिन अगर सिचुएशन सही नहीं है, सर्कमस्टांसेस सही नहीं है, तो उस केस में 2 सेशन तो कम से कम होंगे ही। और दोनों के बीच का गैप कितना होगा? मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ। ओके, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में। मिराज जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं क्या? परावर्तन। रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन, और बाकी तो आपको पता ही है। स्कैटरिंग का मतलब लाइट का बिखरना होता है। तो बताओ, जैसे आपने सुना होगा उसके बारे में, जो हिरण वाले एग्जाम्पल आपको बताया गया होगा, डियर वाला, कि मतलब जब राजस्थान में रेतीली जगहों पे दूर से जब हिरण भागता है तो उसे दूर से नज़र क्या आता है? और जो रेत होती है वो उसे पानी की तरह नज़र आता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है भागते हुए, तो फिर वो रेत, वो किसकी वजह से होता है? वो ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ओके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डार्विन, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, मेंडल या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा 9th का ऑप्शन बी, एरिस्टोटल यानी अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और एरिस्टोटल यानी अरस्तु को ही फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी मत बोलो से, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पूछा जाए तो भी कौन होगा? आंसर क्या होगा? एरिस्टोटल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जी को उगाना क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर? जल्दी से बताओ। 10th का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यस, काफ़ी लोगों का आंसर सही है। 10th का होगा हॉर्टिकल्चर। देखो, सेरिकल्चर जो होता है सिल्क के लिए होता है और ये एग्जाम में आया हुआ है। विटिकल्चर पिछले साल एग्जाम में आया था, ये होता है ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए। हॉर्टिकल्चर तो आपका आंसर है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। और फ्लोरिकल्चर जो होता है वो फ्लावर्स के लिए होता है। ओके, याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड। जल्दी से बताओ, ये तो देखा होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा, सबको पता होगा ये तो। हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, डर्मेटोलॉजी। ओके, न्यूरोलॉजी तो होता है नर्व सिस्टम के लिए। सिस्मोलॉजी होता है, आपको बता दिया हमने, सिस्मोलॉजी किसके लिए होता है? अर्थ के लिए, स्टडी ऑफ अर्थ। और जाइमोलॉजी होता है एंजाइम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा है जो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम या रेक्टम? जल्दी बताओ, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 12th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रेक्टम। क्योंकि जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और तीनों ये दे रखे हैं। 4th ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, यही पूछा हुआ नॉट, है ना, याद रखोगे। बाकी अगर आपसे पूछा जाए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि जो डाइजेशन का पूरा वर्क होता है, डाइजेशन जो होता है वो किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, जबकि नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, काम इसका सबसे ज़्यादा है, और साइज जो इसकी लेंथ जो होती है ना, वो भी इसकी सबसे लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज प्लांट हॉर्मोन्स इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब उसके विकास को रोकता है। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? पादप हार्मोन है, या पादप हार्मोन, हाँ पौधे को पादप बोलते हैं, जो ग्रोथ इनहिबिटर यानी पौधे के विकास में रुकावट पैदा करता है। इथाइलिन, ऑक्जीन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन? जल्दी से बताओ, 13th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यस, ऑप्शन सी। ये बहुत बार एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है ये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एब्सिसिक एसिड। ओके, 100% सही है, तो कन्फ्यूज मत होना। 14th का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इनमें से कौन से व्यापारी भारत में सबसे पहले मुगल काल में आए थे? ब्रिटिश, डच, डेनिश या पोर्टुगीज? पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग को बोलते हैं, पुर्तगाली। ओके, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, मैंने हिंदी जो बता दी वही ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। क्योंकि आपको पता है हु डिस्कवर्ड इंडिया, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा।
तो कौन था वो? वास्को डी गामा, है ना, या हिंदी में वास्को द गामा लिखा होता है इस तरीके से। तो वास्को डी गामा जो कहाँ का ट्रैवलर था? पुर्तगाल का ही था। ओके, और सबसे लास्ट में अगर इंडिया से कोई गया भी, जैसे ब्रिटिश, डच, डेनिश, पोर्टुगीज सब आए हुए थे इंडिया में, तो इनमें सबसे लास्ट में जो गए वो भी कौन गए थे? पुर्तगाली लोग ही गए थे सबसे लास्ट में। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ये तो मैंने अभी वो उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये क्वेश्चन अपलोड किया था, जहाँ पे आपने देखा होगा और कई लोगों ने आंसर बहुत सही बताया था। 4 ऑप्शन है, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या अगस्त क्रांति। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अगस्त में हुई थी 1942 में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? अगस्त क्रांति। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड? इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है फूड यानी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए? ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चिप्स सबने खाए होंगे, चिप्स का पैकेट देखोगे, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ओके, तो खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, नाइट्रोजन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? स्टेरिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बांझपन। तो बांझपन जो होता है वो फीमेल्स में वो किसकी वजह से होता है? किसी में भी जो भी है। स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ई, विटामिन के, सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नहीं, कुछ लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, विटामिन ई। ज़्यादा लोगों ने विटामिन ए कमेंट किया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। विटामिन ई जो है उसकी कमी की वजह से स्टेरिलिटी यानी बांझपन हो जाता है, और विटामिन ई की वजह से ही स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए विटामिन ई जरूर खाया। विटामिन ई जिस भी फूड में, जिस भी मटेरियल में आपको मिले उसे इंटेक किया करो, यानी खाया करो। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाएगी विटामिन ई से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? कौन से ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी भी ग्रुप को? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए या बी? ब्लड ग्रुप की एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ। इसका ओ पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, ओ नेगेटिव होगा। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर यूनिवर्सल रिसिपिएंट पूछा जाए, यानी कि मतलब जो ये तो डोनर हो गया, जो दान करने वाला हो गया, जो सबका ब्लड ले सकता है ईजिली, किसी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ओके, यूनिवर्सल डोनर ए बी ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि जो सबका ब्लड ले सकता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अदर नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड? तो एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? एंडोक्राइन को हिंदी में बोलते हैं क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, अंतःस्रावी। और ऑप्शन से डक्टिंग ग्लैंड यानी नलीयुक्त ग्रंथि, नॉर्मल साधारण ग्रंथि, और तीसरा है डक्टलेस यानी कि नली रहित ग्रंथि, और चौथा है नन ऑफ दीज। काफ़ी इजी, जल्दी से बताओ। ये आपने ग्लैंड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डक्टलेस ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 मिरर्स? एक आदमी है जो 2 मिरर्स के बीच में खड़ा है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। द नंबर ऑफ इमेज दैट ही विल बी एबल टू सी इज? तो कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस उसे दिखेंगी मिरर्स में? 3 इमेज, 4, 5 या 6? 3, 4, 5, 6? जल्दी से बताओ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब आपने 9th 10th में पढ़ा है, ये सब 10th का पार्ट है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 360 अपॉन में थीटा माइनस 1, 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस 1। तो 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6, लेकिन उसमें से -1 भी करना है, यानी आंसर कितना होगा? 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। द पावर ऑफ लेंस इज -5। पावर ऑफ लेंस कितना है? -5। देन इट्स फोकल लेंथ इज? तो इसका फोकल लेंथ बताओ। न्यूमेरिकल है, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ सकते हैं, 10th क्लास के क्वेश्चन हैं ये सब। तो फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस दे रखी है -5, फोकल लेंथ पूछा हुआ है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P = 100 सेंटीमीटर अपॉन में F होता है। जब उसी को चेंज करोगे तो F = 100 सेंटीमीटर अपॉन में P हो जाएगा। तो 100 को अगर -5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? -20। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगर सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन P करना होगा, यानी पावर ऑफ लेंस
100 सेंटीमीटर अपॉन में पी। लेकिन अगर ये मीटर में होगा, ऑप्शंस मीटर में हो, तो फिर 1 अपॉन में पी होता है, याद रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो मनुष्य की आँख है वो इमेज जो बनाती है ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु का किसी वस्तु की जो इमेज बनाती है वो कहाँ पर बनाती है? कॉर्निया पे, पुपिल, आइरिस या रेटिना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे आप हम कुछ देखते हैं तो हमें वो कुछ दिखता है तो उसका ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनता होगा ना हमारी आंखों में, तो आंखों के कौन से हिस्से में बनता है? तो सही आंसर क्या होगा? 22 का रेटिना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज। कौन सा डिवाइस है जिससे मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन जनरेटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरा है रेफ्रिजरेटर और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? ये शादी पार्टी में गए हो आप, देखे हो वहाँ पे अरेंजमेंट किस चीज़ का होता है? लाइट के लिए जनरेटर का। और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जनरेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आर कनेक्टेड इन। डोमेस्टिक यानी घरेलू जो घरों में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है? सीरीज में, पैरेलल में, बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल या नन ऑफ दीज। ये आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा 24 का? ऑप्शन बी। जो डोमेस्टिक फिटिंग होती है वो पैरेलल होती है। ओके, ध्यान रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बाकी उससे पहले आपको पता है कि इंस्टाग्राम या एफबी पे भी आप एपेक्स कोचिंग सेंटर चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल क्या मतलब? वहाँ एफबी पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है और यूट्यूब पे तो एपेक्स कोचिंग सेंटर है। यानी जो भी अकाउंट ढूंढोगे सब कुछ एपेक्स कोचिंग सेंटर से। अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढनी हो और कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पे, तो आप उस टॉपिक को टाइप करो और उसके बाद लिख दो बाय एपेक्स, लिख दो तो आपको अपने आप वो वीडियो मिल जाएगी। जैसे रियल नंबर की वीडियो ढूंढनी है तो रियल नंबर बाय एपेक्स लिखोगे, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। ओके, किसी भी टॉपिक पे, साइंस की वीडियो चाहे जो भी है। विच कलर वायर इज यूज फॉर अर्थिंग। आपने घर में फिटिंग देखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग जब होती है इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो उसमें अलग अलग कलर की तार लगाए जाते हैं। कुछ रेड भी होती है, ब्लैक भी होती है, ग्रीन, येलो, अलग अलग है ना। तो इन सब का यूज पता होना चाहिए किसका मतलब क्या होता है। तो आपको ये बताना अर्थिंग के लिए कौन सी कलर के तार का यूज किया जाता है? रेड, ब्लैक, ग्रीन और येलो या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा 25 का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्रीन और येलो दोनों लगा सकते हैं हम, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट अगर प्रेफरेंस की बात करें तो ग्रीन का यूज ज़्यादा होता है। येलो जो है इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर कनेक्शन के लिए ज़्यादातर यूज कर लिया जाता है, बट अर्थिंग के लिए दोनों हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जल्दी से 50K पूरे करवा दो, 48K होने वाले हैं, 50K पूरे करवा दो फटाफट जल्दी से, क्योंकि आपसे ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहे, बस इतना तो कर सकते हो आप, लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को। 26 द नेम ऑफ द कुकिंग गैस यूज एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज। उस गैस का नाम बताना है जिसको खाने के लिए, यानी कुकिंग गैस का नाम बताना है जिसको एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं घरेलू पर्पज में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केरोसिन ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कोल। जल्दी से बताओ। वैसे खाना बनाने के लिए केरोसिन ऑयल का भी हम पहले यूज करते थे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का अभी भी यूज होता है, और कोयले का भी यूज होता है। लेकिन आपसे पूछा कुकिंग गैस कौन सी कुकिंग गैस होगी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना ये। और जो ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म है। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? O2 एंड N2, SO2, थर्ड ऑप्शन है CO2 एंड CH4, फोर्थ ऑप्शन CFC। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो CFC गैस की वजह से होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC इन सब से रिलीज होती है। खैर अब तो कम हो गया, अब तो उसका यूज़ कम हो रहा है, बट फिर भी फ्रिज, AC से CFC गैस काफ़ी रिलीज होती है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एड्स जो बीमारी है, ओके,
उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तीसरा है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, चौथा एक्वायर्ड इम्यून डिक्रीज सिंड्रोम। कौन सा होगा? ऑप्शन 28 का कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, फुल फॉर्म याद रख लेना, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं। 28 का तो ए करेक्ट हुआ। 29 इन 1572 हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी। 1572 में, देखो अब डेट भी बता दी आपको, ये भी याद रखना, एग्जाम में काम आ सकता है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया फतेहपुर सीकरी में? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो बाबर तो सबसे पहले आया था, बाबर तो हो ही नहीं सकता। औरंगजेब 17वीं सेंचुरी के आसपास में था, ये होगा नहीं। शाहजहां और अकबर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसका सही आंसर क्या है? अकबर। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नो अपील, नो दलील एंड नो वकील? इनमें से किसे नो अपील, नो दलील और नो वकील कहा जाता है? ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील। रॉलेट एक्ट, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बार अरेस्ट कर लिया जाता था किसी भी इंडियन को, तो 2 साल के लिए ना तो कोई अपील हो सकती, ना कोई दलील, ना कोई वकील, यानी 2 साल तक के लिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इसे काला कानून भी महात्मा गांधी ने कहा था, याद है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वैसे तो मैंने आपके लिए जो भी प्रीवियस ईयर पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल थी 2018-19, वो मैंने अपलोड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी और सभी चीज़ों की पीडीएफ के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन का बटन नज़र आ रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहो अच्छे से, और टेंशन नहीं लेना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से टारगेट रखो एटलीस्ट 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और कम से कम 95% एक्यूरेसी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट कम से कम 80 क्वेश्चन 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि क्वेश्चन ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम ट्राई करो कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको आता है। अगर किसी क्वेश्चन में एक आध में कोई 2 ऑप्शन में डाउट है, तभी उस पर हिट एंड ट्रायल, यानी मतलब कि आप बोल सकते हो कि तुक्का मारना, तुक्का लगा सकते हो, अदरवाइज बाकी कोशिश मत करना उस पर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।